रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार की सुबह मुझको बेहद बोर लगती। हर सोमवार की तरह आज भी देर से आँख खुली। हड़बड़ी में उठकर मैं तैयार हुई, नाश्ता बनाया, अपना और अभय का टिफिन पैक किया, फिर सरपट बस स्टॉप की तरफ भागी। सोमवार को मैं अक्सर 8:30 बजे की बस मिस कर जाया करती थी, मगर आज किस्मत कुछ अच्छी थी, जो बस भी मेरी तरह लेट थी। मैं दौड़कर बस पर सवार हो गई और एक विंडो सीट को हथिया कर गहरी सांस छोड़ते हुए तसल्ली से बैठ गई। बस अगले स्टॉप पर रुकी तो उसमें 3 किशोरियां सवार हुईं और मेरी पिछली सीट पर बैठ गईं। सवारियों के कोलाहल के बावजूद मैं आंखें मूंदे शांत बैठी थी। पिछली सीट से लड़कियों की धीमे धीमे चुहलबाजियां, हास्य धुनियों की आवाजें आ रही थी। उनकी कुछ उड़ती उड़ती सी बातें ने मेरा ध्यान खींच लिया। पता है यार, पहले मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, मगर कुछ दिनों से मैंने बार बार नोटिस किया है कि वो जब तब नजरें बचाकर मुझे ही देखता रहता है, बहाने से मेरे आसपास से गुजरता है। कल तो वो मुझसे नोट्स भी मांगने आया था, जैसे पूरी क्लास में एक मैं ही बची हूँ नोट्स देने के लिए। सच? आश्चर्य और जिज्ञासा मिश्रित स्वर उभरा। दिखने में कैसा है? स्मार्ट है क्या? सहेलियों की उत्सुकता बढ़ रही थी। हाँ है तो वाह, क्या बात है। तो क्या वो तुझे प्रपोज करेगा? पता नहीं, तो तू कर देना बाबा। घबराहट और संकेच भरे स्वर के बाद गूंजती मधुर हास्य धुनियाँ, उनकी वो दिलकश चुहलबाजियाँ मेरे दिल को भी गुदगुदा गई। और 4 साल पहले की कुछ ऐसी ही रोमानी यादें किसी बेलगाम सावनी घटा की तरह उमड़ घुमड़ कर मेरे स्मृति पटल पर बरस गईं। मैं और मेरी बचपन की सहेली जया साथ साथ कॉलेज आते जाते थे और हमारे बीच रास्ते भर इसी तरह की बेफजूल मगर दिलचस्प गुटुर मुटुर चलती रहती। मसलन आज कॉलेज में किसने क्या पहना था, किस लड़के ने उन्हें पटाने की नाकाम कोशिश की, किसका किसके साथ अफेयर है इत्यादि। कॉलेज खत्म करते ही मेरी एक अच्छी कंपनी में बतौर ट्रेनी नियुक्ति हो गई थी। जया का ऑफिस भी पास ही था। शाम को घर जाने से पहले आदतन हम दोनों कुछ देर साथ बैठ गप्पे लड़ाते। अपने पैरों पर खड़े होने की भावना ने मुझ में गजब का आत्मविश्वास भर दिया था। सोच निश्चित हो गई थी और दिल के भीतर रह रहकर इंद्रधनुष के सुनहरे रंग सी कल्पनाएं उभरने लगी थी। मगर इसमें दोष मेरा नहीं, मेरी नादान उम्र का था। यही तो वो उम्र थी जब नजरें हर राह हर मोड़ पर उस अनदेखे अनजान चेहरे को खोजने लगती हैं, जिसको पाकर कुछ और पाने की ख्वाहिश नहीं रह जाती। अपने आसपास से गुजरने वाले हर खूबसूरत चेहरे को देखकर मन पुकार उठता है, कहीं ये वो तो नहीं। उम्र के उसी नाजुक पायदान पर खड़ी होकर मेरा दिल भी कुछ बेकरार सा रहने लगा था और आंखें भीड़ में उस हमसफर को तलाशने लगी थी, जिसका हाथ थामकर आने वाले जीवन का हसीन सफर तय करना था। एक दिन मैं अपने केबिन में बैठी थी, तभी मेरे पास एक अपरिचित नवयुवक के साथ आए। नीतू, मीट मिस्टर आदित्य। इन्होंने आज ही हमारे प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है। मैंने उस युवक को देखा और न जाने क्या हुआ कि मेरी आंखें अनायास ही शर्मसार होकर झुक गईं। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व, इतना खूबसूरत चेहरा, चेहरे पर सादगी और विनम्रता भरी बड़ी बड़ी आंखें। पल भर के लिए मुझको लगा कि जैसे उसके ख्यालों में छाई रहने वाली अनदेखी अनजानी छवि रूप धरकर प्रत्यक्ष आ खड़ी हुई। जेहन में एक बार फिर कहीं ये वो तो नहीं का गंभीर प्रश्न उभर आया, जो मेरी धड़कनों को तेज कर गया। बड़ी मुश्किल से बेकाबू हुए दिल को
संयत कर मैंने शालीनता से आदित्य का अभिवादन किया। प्रथम परिचय के आदान प्रदान के बाद आदित्य तो वहां से चला गया, मगर उसके साथ आया खुमार भरा रोमानी झोंका मेरे दिल पर दस्तक दे वहीं ठहर कर रह गया। पहली नजर के प्यार के किस्से सुने तो थे, मगर आज मैंने उसको स्वयं अनुभव किया था। उसके बाद कुछ अजीब सिलसिला शुरू हो गए थे। दिन में मेरी चोर नजरें बार बार आदित्य की ओर घूम जाती, और जब मुझे एहसास होता कि आदित्य भी मुझे देख रहा है तो घबराहट में मैं चेहरा घुमा लेती। नजरें मिलती तो मेरे दिल के तार झंझना जाते। एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने की वजह से हम दोनों को बातचीत के अवसर उपलब्ध होने लगे थे। आदित्य एक बात पूछता तो मैं दो आगे की बात भी बता दिया करती। मेरी सहयोगी प्रकृति को देखकर आदित्य भी अक्सर मुझसे सहायता लेने आ जाता। आदित्य के हंसी मजाक और खुले गर्मजोश व्यवहार से मुझको लगने लगा कि मेरा प्यार शायद एक तरफा नहीं है। और जिस दिन आदित्य ने यह कहा कि नीतू अगर तुम न होती तो न जाने इस ऑफिस में मेरी कैसे गुजर होती, उस दिन मेरा शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया था। आदित्य के आकर्षण में कैद मेरा दिल किसी चंचल हिरनी की तरह कुलाचे भर रहा था। मेरा वेतन अपने लिए कम पड़ने लगा था। ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल, हेयर कलर आदि कराना जरूरी हो गया था। अपने पहनावे को लेकर भी मैं सचेत हो चली थी। ढीले सलवार सूट की जगह टाइट फिटिंग चूड़ीदार और हमेशा पिनअप रहने वाले कॉटन दुपट्टे की जगह खुलकर लहराने वाली शिफानी आंचल ने ले ली थी। पर्स में एक आईना भी रहने लगा था, जिसे चोरी छिपे जब तब मैं देख लिया करती थी। जब कोई मुझसे पूछता क्या बात है नीतू, बड़ी बनी सौरी रहने लगी हो, कहीं शादी की बात चल रही है क्या? ना नहीं तो मैं झेप जाती। कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छिपते। मेरे सहकर्मी मेरे अंदर आए परिवर्तन की टोह ले रहे थे और शायद इसका कारण भी जानने लग गए थे, मगर मैं सब बातों से बेखबर अपनी ही स्वप्निल दुनिया में मगन थी, जिसमें झांकने का हक सिर्फ मेरी अतरंग सखी जया को ही था। शाम को हम दोनों मिलते तो मैं आदित्य से जुड़ा एक एक ब्यौरा उसके सामने रख देती। क्या कभी उसने तुझसे साफ साफ कुछ कहा है? एक दिन जया ने पूछा। नहीं तो, जबान से कुछ नहीं कहता, मगर मैं उसकी आंखों में सब पढ़ सकती हूँ। मेरा स्वर आश्वस्त था। तो तुझे पक्का यकीन है कि वो भी तुझे? और नहीं तो क्या, एक दिन कह रहा था कि मेरे बिना तो ऑफिस में उसका एक दिन भी गुजारा ना होगा। जब देखो मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता रहता है। सर भी कह रहे थे कि आदित्य उनसे मेरी तारीफ कर रहा था। मैं लज्जाती हुई मुस्कुराई। वाह यार, वो कुछ नहीं कहता तो तू ही कह दे। ज्यादा देर मत करना, हम देखते हैं। मैंने ठंडी आह भरी। मेरे लिए आदित्य की पहल का इंतजार करना मुश्किल हो चला था। मैंने कई बार सोचा कि उससे साफ साफ पूछ लूंगी कि जब वो उसे पसंद करता है तो कहता क्यों नहीं, और ये भी बता देगी कि वो उसे दिल की गहराइयों से चाहती है, मगर मौका आने पर जबान दगा दे जाती। आज भी वो कुछ ऐसा ही सोचकर ऑफिस आई थी, मगर आज आदित्य ऑफिस में नहीं था। किसी से कुछ कहकर भी नहीं गया था। उसके बिना मुझको ऑफिस में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 3 दिन गुजर गए थे उसकी राह देखते हुए। किसी बिरहणी की भांति आंखें इंतजार की वेदना में सूनी हो चली थी। आज आदित्य वापस आ गया था। वो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। उसने अपने सभी साथियों को, जिनमें मैं भी थी, इकट्ठा किया और एक शुभ सूचना का प्रण कर दिया। कल मेरी सगाई हुई है, अगले महीने शादी है, आप सबको जरूर आना है। क्या? मैं अवाक थी।
मुझे सहसा अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वाह साहब, मुबारक हो। सिर्फ विवाह के निमंत्रण से काम नहीं चलेगा, सगाई की पार्टी भी देनी होगी, वो भी आज ही। अन्य सहकर्मियों की बधाइयां सुन धीरे धीरे मेरे गले बात उतरी कि जो सुना था वो वहम नहीं, हकीकत थी। मुझ पर तो जैसे वज्रपात हो गया, मस्तिष्क सुन पड़ गया। लगा जैसे किसी ने आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे निर्बाध पक्षी को विषैले तीर से घायल कर जमीन पर तड़पता छोड़ दिया हो। मैं खुद को किसी तरह संभाल अपने केबिन में आकर बैठ गई। मन के भीतर तूफान चल रहा था। प्यार मुझसे और शादी किसी और से, ऐसी भी क्या मजबूरी थी। कहीं घर वालों के दबाव में आकर तो अपनी भावनाओं का दमन, मगर मुझसे तो कह सकता था। उसके केबिन के बाहर लोग अभी भी आदित्य को घेरे खड़े थे। चलो, एक और बेचारा शहीद होने जा रहा है। अरे भाई, ये तो बताओ, ये लव मैरिज होगी या अरेंज? लव कम अरेंज मतलब ये कि हम दोनों सहपाठी थे और पिछले 4 सालों से एक दूसरे से प्रेम करते थे। हमारे घर वाले भी इस बात से अवगत थे। बस मेरी नौकरी लगने का इंतजार था। सो नौकरी लगते ही हमारी सगाई की औपचारिकता पूरी कर दी गई। मुझ पर एक और पाषाण प्रहार हुआ, तो वो मुझसे नहीं किसी और से। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता रहा कि वो मुझसे, कितना अपनापन, कितनी गर्मजोशी होती थी उसकी बातों में। मगर वो तो सभी से ऐसे ही बातें करता है। उसने कहा था कि मेरे बिना उसका एक दिन ऑफिस में काम न चले, मगर ऐसा तो मेरे बॉस ने भी कई बार कह चुके हैं। उनके बारे में मुझे कभी ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? वो मुझे बार बार देखता था, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था। आज मेरा स्वयं से वार्तालाप हो रहा था। मेरा अंतर्मन मुझे सच्चाई का दर्पण दिखा रहा था। वही अंतर्मन जिसने पिछले कुछ दिनों से मुझे रूमानी एहसास के मकर जाल में ऐसा उलझाया कि आज जब उससे बाहर निकलने की बारी आई तो चाहकर मैं भी संभल न सकी और तबीयत खराब होने का बहाना कर घर चली आई। आदित्य की शादी की खबर और अपनी नासमझी से मैं बेहद आहत थी। किसी से शिकायत भी तो नहीं कर सकती थी, कहती भी क्या। सब कुछ उसका अपना ही किया धरा था। शाम को जया मुझसे मिलने के लिए आई तो मेरी हालत देख घबरा गई। अरे ये क्या उदास मूरत बना रखी है, कल तक तो भली चंगी थी, आज क्या हुआ? आज भी तेरा आदित्य ऑफिस नहीं आया क्या? आया था तो तुझे तो खुश होना चाहिए। कल उसकी सगाई थी, अगले महीने शादी। क्या? मगर वो तुझसे फिर यूं अचानक कैसे? वो बेहद मजबूर था। उसके पिता ने पहले से ही अपने एक दोस्त की बेटी से उसकी शादी तय की हुई थी। जब आदित्य ने इस शादी का विरोध किया तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी प्रकार का मानसिक आघात नहीं पहुंचना चाहिए, अतः आदित्य को मानना पड़ा। और तेरा क्या? मेरी करुण कथा सुन जया द्रवित हो उठी। मैंने उसे समझाया कि फर्ज प्यार से कहीं ऊंचा होता है, अतः उसे अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए। मैंने उसे आश्वासन दिया कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। कहते हुए मैं तकिए में अपना मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। रो कर मन हल्का तो कर लिया, मगर मुंह अभी भी तकिए में ही छिपा था। मेरी झूठी नजरें जया की उन आंखों का सामना करने में सक्षम नहीं थी जिनमें मेरे तथाकथित त्याग और महानता के सम्मान में आंसू भर आए थे। मेरा अब उस ऑफिस में काम करना मुश्किल हो चला था। आदित्य के सहज व्यवहार का उसी तरह प्रत्युत्तर देना मेरे बस की बात नहीं थी। सो मैंने एक दूसरी कंपनी में आवेदन दे दिया, जो स्वीकार हो गया। नए प्रवेश और समय के साथ जीवन के प्रथम मगर असफल प्रेम की क्षणिक अस्तित्वीय लहर धीरे धीरे अतीत के सागर में विलय हो गई। समय गुजर तो रहा था, मगर उम्र अभी भी कहीं ये वो तो नहीं के नाजुक सवालिया पायदान पर ही खड़ी थी।
और एक दिन मेरे शांत झील से जीवन में किसी ने पुनः प्रेम का कंकर फेंका। जल तरंगे लहरा उठी, सतरंगी इंद्रधनुष के सुनहरे रंगों को समेटे अनेक हसीन रोमानी कल्पनाएं पुनर्जीवित हो उठी। और इस बार ये रंग किसी एक दिल से नहीं बल्कि दो दिलों से निकले थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसी महीने में मैं और अभय अपने विवाह की दूसरी सालगिरह मनाने जा रहे थे। तभी कंडक्टर की कर्कश आवाज से मैं अतीत में लौट आई। मैं उठ खड़ी हुई, मुड़कर पिछली सीट पर देखा तो गुटुर मुटुर अभी भी जारी था। मैंने मन ही मन उस लड़की को प्रेम में सफलता के लिए शुभकामना दी और मुस्कुराते हुए बस से उतर अपनी डगर बढ़ चली। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।